Hello, very good evening. Namaskar, Adab. How are you guys? I hope that all are fine. So guys, today I am here with you another current affairs. So let's discuss about the issue. इस इश्यू को डिस्कस करने से जो करंट अफेयर को जो है डिस्कस करने से पहले हम लोग जो है थोड़ा सा ब्रीफली स्टोरी टाइप में देखते हैं जिससे आप समझ जाओगे. गाइस, अगर आपको ये पता चले कि मॉर्निंग में 8 AM को जो प्राइम मिनिस्टर को क्रिमिनल चार्जेस के कारण अरेस्ट कर लिया जाता है और जो है इवनिंग होते होते जो मीडिया हाउस से जो ये डिक्लेयर करता है कि प्राइम मिनिस्टर को क्रिमिनल चार्जेस के कारण अरेस्ट कर लिया गया है और जो है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखो ऐसा प्रोविजन दिया हुआ है कि भाई अगर प्राइम मिनिस्टर का जो प्राइम मिनिस्टर और जो को अपॉइंट और अदर मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट का जो है प्रोसीजर बताया कि भाई कौन अपॉइंट करता है और जो है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल में मेंशन है आर्टिकल 75 में कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंटमेंट करता है. लेकिन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं दिया गया है कि क्या प्राइम मिनिस्टर को जो है अरेस्ट करने के बाद में जो है क्या प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू रहेगा ऑफिस में या फिर रिजाइन करेगा. ऐसे ही अगर दूसरा सिनारियो लीजिए कि जैसे हमारे किसी भी स्टेट के सीएम को अरेस्ट किया जाता है, जिससे कि रिसेंटली हुआ भी था एक स्टेट में जिसमें सीएम को जो है सर्विंग सीएम को जो है अरेस्ट किया गया था और वो जुडिशियल कस्टडी में भी रहे थे. तो फिर बाद में उस जो है उस कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे ये नहीं लिखा हुआ है कि भाई उस जो है सीएम और पीएम या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है कोई भी मंत्री है तो उसको जो है कंटिन्यू जो है वो सर्विस में रहेगा या फिर जो है उसको अरेस्ट करने के तुरंत बाद में जो है रिजाइन कर देगा. तो ये जो इश्यू है ये अभी न्यूज में था. तो वेलकम टू द डीएसपी एकेडमी ऑफ करंट अफेयर्स. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, स्टेट एग्जामिनेशन और अदर एग्जामिनेशंस, then just you will find the current affairs in comprehensive way in this channel. Now let's introduce the topic. Guys, in September 2025 government of India brought a bill in Lok Sabha और वो बिल था 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. और ये बिल किससे रिलेटेड था? ये बिल रिलेटेड था कि अगर कोई भी सीएम, इफ एनी पीएम, प्राइम मिनिस्टर, सीएम एंड एनी मिनिस्टर remains 30 days consecutive remains continuously for 30 days judicial custody then he or she has to be removed. ये बिल था. इसका मतलब ये था कि कोई भी अगर हमारे देश का पीएम और अगर चीफ मिनिस्टर तो कोई किसी भी स्टेट का हो कोई मंत्री जो है उसको कोई क्रिमिनल चार्जेस में जो है गिरफ्तार किया जाता है और अगर कंटिन्यूसली 30 डेज तक जुडिशियल कस्टडी में रहता है तो उसको जो है उस पोजीशन से जो उसको रिमूव किया जाएगा. रिमूव का मतलब होता है उसका. अब यहाँ पे जो है ना इसके जो है ये कंट्रोवर्शियल इश्यू है जो हम लोग आगे इसको डिस्कस करेंगे कि इसमें जो है रिमूवल डाला जाए या फिर जो है उसको सस्पेंशन डाला जाए, है ना. रिमूवल का मतलब होता है सेसेशन ऑफ द मिनिस्टर, जो पोजीशन ऑफ मिनिस्टर चली जाती है उसे परमानेंटली, दैट इज जो है रिमूवल.
और एक है सस्पेंशन। सस्पेंशन जैसे हमारे यहाँ पे अधिकारियों को सस्पेंड करते हैं ना, अथॉरिटीज को, सस्पेंड का मतलब है कुछ समय के लिए जो सस्पेंड करते हैं उसका निलंबन करते हैं, उसके बाद में उसको टर्मिनेट नहीं करते, उसके बाद में वापस वो सर्विस में आ जाते हैं कुछ समय के बाद में। तो ये जो है कंट्रोवर्शियल अभी हम पढ़ेंगे इसमें। तो ये इश्यू था और ये कॉन्स्टिट्यूशन में 130 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल से लाया गया। अभी तक हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में 106 ये तो अमेंडमेंट बिल है। टोटल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करें तो हमारे देश में 106 अमेंडमेंट हो चुके हैं, 106 अमेंडमेंट हो चुके हैं। लास्ट था नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो अधिनियम बिल जो था वो आया था, वो लास्ट अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में 106, है ना। तो लेट्स मूव ऑन दिस टॉपिक। अगर हम बात करें इसमें ये कंट्रोवर्शियल क्यों है और ये क्यों न्यूज में रहा, ये इसलिए भी न्यूज में रहा था कि एक रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी थी किसी स्टेट में, अब आप समझ जाओगे उस स्टेट में कोई जो लिक्वियर जो एक्साइज लिक्वियर पॉलिसी के कारण जो है वहां का सीएम को अरेस्ट किया जाता है और जो उसको जुडिशियल कस्टडी में रखा जाता है 30 डेज में, और वो जो जेल में रहते हुए, पर्टिकुलर जेल में रहते हुए जो है उसकी पोजीशन जो है वो अपनी जो चीफ मिनिस्टर का जो पोजीशन है उसमें उसने रिजाइन नहीं किया और वो ना सर्विंग कर रहा था। तो बाद में जो है ये जो है गवर्नमेंट ने, लोगों ने जो केस भी डाला उसके लिए अगेंस्ट, और जो है बाद में जो है उन्होंने वॉलंटरली रिजाइन करके जो है अपनी किसी दूसरे जो है मंत्री को जो एज ए सीएम बना दिया था। तो इसी कंट्रोवर्सी में जो है एक बिल आया, जो है अमेंडमेंट बिल लेके आई सरकार, और ये कंट्रोवर्सी में इसलिए है कि जो है जितने भी हमारे देश की जो ओपोजिशन पार्टीज है और जो नेशनल लेवल पे रूलिंग पार्टी है, तो ओपोजिशन पार्टी जो ये समझ रही है कि अगर मान लो यूनियन लेवल पे जो पार्टी जो है डोमिनेंट रहेगी और जो, तो वो स्टेट लेवल की जो है सीएम को इस कानून का जो मिसयूज करके जो है और वो उनको जेल में डलवा देगी। तो इसलिए भी कंट्रोवर्सी में है। अब बात करते हैं हमारे देश में इस बिल से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स, जिसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो है अगर हम बात करें तो आर्टिकल 75 है जो रिलेटेड है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एट यूनियन लेवल, है ना, इसका अपॉइंटमेंट है ना। या एक है आर्टिकल 164 जिसका मतलब है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एट स्टेट लेवल, यूनिट लेवल जो स्टेट लेवल होता है ना वहां पे। एक आर्टिकल 239AA, ये है यूटी यूनियन टेरिटरी दिल्ली के बारे में, दिल्ली के बारे में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है ना यूटी दिल्ली, उसके बारे में। तो इन तीन जो है आर्टिकल में अमेंडमेंट होगा अगर ये जो है ये बिल जो है अगर इसमें पास किया जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन के तीन आर्टिकल 75, 164 और 239AA जो है इनमें जो है अमेंडमेंट होगा, क्योंकि जो है इसमें जो प्रोविजन ये डाला जाएगा कि अगर कंटिन्यूस 30 डेज की जुडिशियल कस्टडी में रहते हैं कोई मिनिस्टर और जो सीएम पीएम जो है, तो उनको जो है जो उनको उस पोजीशन से सस्पेंड कर दिया जाएगा, ना कि रिमूव किया जाएगा। अब इसमें प्रोविजन क्या है, जब ये बिल जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो इसके बाद में जो है ओपोजिशन ने इसका मुद्दा उठाया था कि भाई ये सही नहीं है, इसमें जो यूनियन जो लेवल पे रूलिंग पार्टी है दैट कैन misuse this of this law and they can also take the revenge against the regional political parties leaders at state levels, है ना। इसका इसलिए उसका ओपोजिशन हुआ था। अभी इसके बाद में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाएगी इसके लिए। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो होती है, उसमें जो है लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स का 2:1 में जो है अगर 30 मेंबर है तो 20 मेंबर लोकसभा के और 10 मेंबर जो है राज्यसभा के होंगे। तो उसकी जो है बीजेपी की एक एमपी है उनकी चेयरमैनशिप के अंडर जो है जेपीसी बनाएगी। अब जेपीसी जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो होती है, अभी देखो हमारे देश में दो तरीके की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है। एक तो होती है परमानेंट पार्लियामेंट्री कमेटी, एक होती है जिसको डिपार्टमेंटल रिलेटेड पार्लियामेंट्री कमेटी बोलते हैं। हमारे देश में 24 है ऐसी कमेटीज, जिसमें 16 कमेटीज लोकसभा की जो स्पीकर के अंडर है और 8 कमेटी जो है राज्यसभा के चेयरमैन के अंडर है। और अगर बात करें तीन कमेटी ऐसी है जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग एंड जो एस्टिमेट कमेटी, ये डिपार्टमेंटल कमेटी नहीं है, ये यूनियन लेवल की कमेटी है मतलब। और जो 24 है वो डिपार्टमेंटल कमेटी।
तो वो परमानेंट पार्लियामेंट्री कमेटी, और एक होती है एडो कमेटी। एडो कमेटी जो किसी टेम्पररी रीजन के लिए जो है बनाई जाती है, इसमें चाहे दोनों जो सदन होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर का 2:1 में जो कंपोजिशन होता है, और वो किसी पर्पज के लिए बनाई जाती है। तो जेपीसी बनाएगी इसके बाद में। और जेपीसी जो है अभी जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, ये जो है जितने भी उसमें जो है थिंक टैंक है, जितने भी जो सोशलिस्ट जो एक्टिविस्ट है, थिंक टैंक जितने भी है ना हमारे सिविल सोसाइटी ग्रुप, उनसे जो है जो लेमिनरीज है किसी जो लॉ के फील्ड में, उनसे जो है अभी सलाह मशवरा कर रही है, कंसल्टेशन कर रही है उसके बारे में, इस कानून के बारे में। तो अभी रिसेंटली उन्होंने ये सुझाव दिया कि भाई इसमें एक टर्म दी हुई थी रिमूवल, एक तो है रिमूवल और एक है सस्पेंशन। सस्पेंशन तो उस कमेटी ने ये सजेशन दिया है, अभी उन्होंने ये सोच रहे हैं कि रिमूवल का मतलब होता है कि वो परमानेंटली कोई मिनिस्टर को मान लो किसी मंत्री या को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है, जैसे 30 डेज की कस्टडी में रहता है वो, तो उसको रिमूव कर दिया जाएगा। मतलब होगा कि पूरी तरीके से उसको हटा दिया जाएगा वहां से, फिर फ्यूचर में जो है वो मंत्री बन ही नहीं पाएगा अगर वो निर्दोष साबित हुआ तो ये तो एक तरीके का इनजस्टिस हो जाएगी। तो इसलिए ये कमेटी बोल रही है कि सस्पेंशन का मतलब होता है कि जब तक उसके खिलाफ जो है अपराध साबित नहीं हो जाता तब तक वो सस्पेंड रहेंगे, और अगर अपराध नहीं साबित होता तो जो ऑटोमेटिकली जो है उसको वापस जो है उस पर पोजीशन के ऊपर रिस्टोर कर दिया जाएगा, उसका जो है पोजीशन के ऊपर। तो ये जो सस्पेंशन वाला इश्यू है ये जेपीसी कमेटी का सुझाव है। अब बात करें अगर कौन से नेचर ऑफ क्राइम की बात करें तो कम से कम 5 इयर्स का क्राइम, 5 इयर्स की जो क्रिमिनल जो अगर पनिशमेंट मिलती है क्रिमिनल क्राइम में, 5 ईयर मोर इयर्स पनिशमेंट मिलती है तो जो है उनको हटाया जाएगा, है ना। और तो कुछ लोग जो है ये भी सजेशन दे रहे थे इस कमेटी में जो एमपीज की, भाई 7 ईयर एंड 7 एंड मोर इयर्स का जो है वो इसमें प्रोविजन डालो, लेकिन इसमें उन्होंने ऐसा भाई कौन सा क्रिमिनल प्रोविजन कम से कम 7 साल का तो होना चाहिए, लेकिन उन्होंने जो है 5 ईयर एंड 5 एंड मोर इयर्स का जो है क्रिमिनल अगर अपराध होने के बाद में साबित होता है जुडिशरी द्वारा तो वो उसको जो है उस मंत्री पद या जो है पीएम सीएम पद से हटा दिया जाएगा। तो ये इस तरीके का जो है ये इश्यू है। अब बात करें इसके जो है इसके बेनिफिट्स क्या होंगे। अगर इसके बेनिफिट्स की बात करें तो देखो हमारे यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, पब्लिक मैंडेट देती है तो इससे अकाउंटेबिलिटी तय होगी। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, बहुत सारे क्रिमिनल जो है पॉलिटिक्स में आ रहे हैं तो उनके खिलाफ भी अकाउंट जो है शिकंजा कसा जा सकेगा, उनको जो है कंट्रोल कर पाएंगे। इसके बाद में जो है पब्लिक जो हमारी जो गवर्नमेंट का जो गवर्नेंस है उसमें प्रोबेटी एंड जो इंटीग्रिटी चाहिए होती है, तो इसलिए भी ये जो है ईमानदार जो एथिक्स की बात करते हैं ईमानदार नेता, तो वो भी एक तरीके से जो है साबित हो, उसके लिए भी कारगर साबित होगी। और जो है इससे जो है नेताओं लोगों में डर रहेगा कि भाई क्राइम जो है अगर क्राइमिनल को अपराध करते हैं तो जो है उनको जो है हटा दिया जाएगा पोजीशन से। तो इस तरीके से जो यूथ आएगा वो जो है वो एक नई जो है कि एनर्जी के साथ में विथ गुड इमेज के साथ में जो है पॉलिटिक्स में एंटर करेगा। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। अगर इसकी बात करें इसके डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेज का मतलब ये है कि हो सकता है गवर्नमेंट जो रूलिंग यूनियन लेवल पे जैसे कोई गवर्नमेंट है वो रूलिंग करती है तो स्टेट लेवल की कोई रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है उनके खिलाफ जो है बदला भी ले सकती है, रिवेंज लेने के लिए भी मिसयूज भी कर सकती है इसका। इसके बाद में जो है इसमें जो है अगर बात करें इसी कानून की उसके मैं क्योंकि लोगों ने मैंडेट देके भेजा है और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है जैसे आजकल चल रहा है ना हमारा जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वो कौन होती है ठाने वाली, तो ये भी एक इश्यू है डेमोक्रेटिक सिस्टम के अगेंस्ट। अगर बात करें हम लोग इसमें तो इसमें फॉल्स केसेस भी लगाए जा सकते हैं और रिवेंज लिया जा सकता है इसमें, और इसमें जो है पावर का मिसयूज किया जा सकता है। और हमारा फेडरल सिस्टम है, इंडिया में फेडरल सिस्टम है तो यूनियन लेवल पे अलग पार्टी हो और स्टेट में अलग पार्टी हो तो स्टेट की रीजनल पार्टी के अगेंस्ट तो मिसयूज किया जा सकता है इस कानून को। तो ये भी इसका जो एक मुद्दा जो है इसका जो है डिसएडवांटेजेस है। अब बात करें हम चैलेंजेस की, चैलेंजेस बहुत है इसमें क्योंकि इसको जो है अगर इसमें चैलेंजेस ये है कि भी पहली बात तो है कि अगर मान लो किसी पर्सन को अगर गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद में उसको जो है उसको मान लो वो इनोसेंट साबित हो गया तो उसका लाइफ टाइम तो मतलब उसका जो इमेज है वो तो चली जाएगी, है ना, तो गुडविल चली जाएगी उसकी। इसके बाद में इसमें हमारा देश का जो फेडरल सिस्टम्स है इसमें हमारे देश में जो है बहुत सारे जो है रिवेंज वगैरह की पॉलिटिक्स भी हो सकती है, मिसयूज हो सकता है ना।
टिट फॉर टैट होता है पॉलिटिकल पार्टीज में, तो वो भी हो सकता है। अभी देख रहे होंगे हमारे इंडिया के हालात, अभी कुछ स्टेट्स में जो इलेक्शन हुए थे तो कुछ लोग जो है किस तरीके से जो पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है हमारा, ऐसा ही होता है। तो इसके चैलेंजेस भी एक में फेडरल सिस्टम है, इसके बाद में इसमें जो है इसका मिसयूज किया जा सकता है, और जो है इसको जो है किसी मतलब पर्पज के लिए भी जो है मिसयूज करके जो है गवर्नमेंट उसका जो फायदा उठा सकती है। तो ये उसके चैलेंजेस है। इम्प्लीमेंटेशन होगा तो उसके लिए भी इसका चैलेंजेस है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। सबसे पहली बात हो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, गवर्नमेंट को जो मेजोरिटी चाहिए होगी इसमें, है ना, 2/3 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, 2/3 मेजोरिटी से होता है प्रेजेंट मेंबर्स की, है ना, तो वो भी चाहिए होगा। अब बात करते हैं वे फॉरवर्ड की। तो वे फॉरवर्ड की बात करें हम तो क्या क्या सजेशन हो सकते हैं। देखो पहली बात है कि ये कानून एक अच्छी बात है कि हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो इंटीग्रिटी और प्रोबेबिलिटी जो है ना वो जरूरी है। डेमोक्रेटिक मैंडेट देते हैं, उसके साथ में जो है इंडिविजुअल लिबर्टी भी होनी चाहिए। तो उसके लिए जो है कम से कम ये प्रोविजन बनाते हैं इसी कानून में जो जुडिशियल सेफगार्ड्स भी होने चाहिए, इसमें लेजिस्लेटिव जो है सेफगार्ड्स भी किए जाने चाहिए। और अगर जो है उसमें इस बिल में जो है रिमूवल की जगह है सस्पेंशन डाला जाना चाहिए। और अगर उसकी गुडविल खराब होती है तो उसको जो है वापस उसकी जो छवि जो वो रिस्टोर होनी चाहिए, भाई उसका जो है ये कानून मतलब उसने जो है एक्विटल हो गया तो उसको जो है वो नहीं मिलनी चाहिए, पनिशमेंट जो इनोसेंट है ना वो नहीं जो मरना चाहिए इसमें। तो ये जो है इसमें वे फॉरवर्ड होना चाहिए। और क्या क्या इसमें सजेशन हो सकते हैं कि भाई जो है इसका जो बिल लाने के पहले कंसल्टेशन होना चाहिए सिविल सोसाइटी ग्रुप्स में, वेरियस थिंक टैंक्स में, वेरियस रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज में, जेपीसी अलग अलग जो ल्यूमिनरीज हैं जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ में कंसल्टेशन करना चाहिए। इसके बाद में जो उसका जो है पास करवाया जाना चाहिए। तो ये उसके जो है वे फॉरवर्ड हो सकते हैं। अब बात करें हम लोग उसकी कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन में ये बोल सकते हैं हम लोग कि देखो प्रोबेबिलिटी और इंटीग्रिटी जरूरी है लेकिन इंडिविजुअल लिबर्टी ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो इसके लिए दोनों को बैलेंस करना जरूरी है। इन डेमोक्रेटिक सिस्टम में कोई भी जो है नेता जो है उसको जो है क्रिमिनल को जो है जो हमारा जो डेमोक्रेटिक मैंडेट को है जो है उसकी लेजिटिमेसी का अधिकार नहीं है। इसके बाद में गवर्नमेंट जो और क्या कर सकती है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कर सकती है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स किए जाने चाहिए जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, वेरियस लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स का जो इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। इससे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिसी और पॉलिटिशियन ऑफ क्रिमिनल रुकेगा। तो इंटीग्रिटी जरूरी है लेकिन जो इंडिविजुअल लिबर्टी इज आल्सो इंपॉर्टेंट। तो इसके खिलाफ सेफगार्ड्स, सर्टेन सेफगार्ड, चेक एंड बैलेंस शुड आल्सो बी देयर इन दिस एक्ट सो दैट द इंडिविजुअल लिबर्टीज कांट बी जो डिग्रेडेड, है ना, उसकी इंडिविजुअल लिबर्टी कांट बी रिड्यूस्ड, कर्टेल्ड, है ना, ये सब चीजें होनी चाहिए। तो गाइस आज का ये इशू इतना था, इसके बारे में हमने थोड़ा डिटेल में पढ़ा। टुमारो आई विल बी विद यू गाइस विद अनदर करंट अफेयर विद अनदर फैक्ट्स कंसेप्ट्स। टिल देन अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप प्लीज इसको चैनल को डीएसपी एकेडमी करंट अफेयर को सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो क्वेश्चन जो मैं इसको इस जो को बना रहा हूँ ये करंट अफेयर्स, वो जिसे मेंस के हिसाब से चाहे यूपीएससी एग्जाम में हो चाहे आरएस एग्जाम में हो और अदर स्टेट एग्जामिनेशन में हो, उसमें फैक्ट्स के साथ में कंसेप्ट्स भी इसमें डालते हैं। तो अगर आपको ये टॉपिक्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर टू डीएसपी एकेडमी ऑफ करंट अफेयर्स। आई विल मीट टुमारो विद न्यू टॉपिक्स, न्यू फैक्ट्स एंड करंट्स। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।